ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका की बातें सुनकर और उसका कॉन्फिडेंस देखकर कहीं न कहीं मिसेज लालचंद को भी थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी थी। मिसेज लालचंद ने अटकती हुई आवाज में अनिका की ओर देखकर कहा, तुम क्या चाहती हो? कौन निकलेगा नौकरी से मतलब? अरे कल क्या होने वाला है यह मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। मेरा बेटा यह सामने खड़े सुकेश को नौकरी से निकाल देगा और फिर ये दोनों मेरे पास भीख मांगते हुए आएंगे कि मैं उन्हें माफ कर दूं। ये लोग अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगेंगे, अपनी नाक मेरे पैरों पर रगड़ेंगे, मगर फिर भी मैं मानने वाली नहीं हूँ इस बार। और जब ऐसा होता हुआ तुम देखोगी तब तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि एनटीटी कंपनी में मेरे बेटे की क्या इज्जत है। यहाँ यह जो पड़ोसी चुपचाप अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए थे वो सिर्फ मेरे बेटे की पावर की वजह से। मिसेज लालचंद की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने कहा, जहाँ तक मेरा मानना है तो एनटीटी कंपनी रेपुटेटेड कंपनी है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपने एम्प्लॉयज को बिना किसी कारण फायर कर देंगे। एनटीटी का मैनेजमेंट काफ़ी ईमानदार और समझदार है। वो लोग किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी देने से पहले भी 100 बार सोचते हैं और उसे नौकरी से निकालने के पहले भी 100 बार सोचते हैं। अनिका की बात सुनने के बाद मिसेज लालचंद ने अनिका से कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। अरे जिस कंपनी का नाम तुमने अभी अभी सुना है उस कंपनी के बारे में तुम इतना कुछ कैसे जान सकती हो? खैर कल तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि एनटीटी क्या है और एनटीटी में मेरे बेटे की पावर क्या है। तब तक के लिए मैं तुम तीनों को तुम्हारे हाल पर छोड़ देती हूँ। ये कहने के बाद मिसेज लालचंद फिर से अपने घर के अंदर चली गईं और उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मिसेज लालचंद के जाने के बाद फिर से अनिका उनके बरामदे से निकलकर सुकेश और रीना के घर के बरामदे में गई। सुकेश बड़ी मीठी आवाज में रीना से कह रहा था, अब रोना बंद भी करो, कब से रोई जा रही हो? इतनी बड़ी हो गई मगर अभी भी तुम्हारा बचपना गया नहीं, अब एकदम चुप हो जाओ। सुकेश बड़े ही प्यार से रीना की पीठ सहलाते हुए उसे शांत करवा रहा था। अनिका ने सुकेश के पास जाकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, तुम फिक्र मत करना, तुम्हारी नौकरी बिल्कुल सही सलामत रहेगी। अनिका ने जिस तरीके से सुकेश से ये बात कही थी वो कोई दिलासा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था अनिका एक स्टेटमेंट पास कर रही थी। कहीं न कहीं सुकेश को भी अनिका की यह बात उसका ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। सुकेश ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, देखिए मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है या होने वाला है उसके लिए आपको अपने आप को जिम्मेदार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उस कंपनी में अपनी काबिलियत की वजह से नौकरी मिली है और मैं इतना काबिल तो जरूर हूँ कि अपना और अपने गर्लफ्रेंड का पेट पाल सकूँ। इसके लिए मुझे किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम सब इंडियन हैं, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपनों के साथ खड़े रहना तो हमारी आदत है। आज हम आपके साथ खड़े थे तो कल आप हमारे साथ खड़े रहना, हिसाब पूरा हो जाएगा। यह कहने के बाद सुकेश ने एक बड़ी ही प्यारी सी स्माइल अनिका को दी और रीना को लेकर घर के अंदर चला गया। सुकेश और रीना घर के अंदर चले गए थे मगर खिड़की से अभी भी रीना की रोने की आवाजें अनिका के कानों पर पड़ रही थी। सुकेश उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था मगर रीना जोर जोर से सिसकियां लेकर रोए चली जा रही थी। रीना और सुकेश के कपल को देखकर कहीं न कहीं अनिका को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सुकेश दिखने में काफी स्टाइलिश लग रहा था। उसका रहन सहन, उसके कपड़े पहनने का तरीका, अपने आप को कैरी करने का तरीका काफी शानदार था। वहीं अगर रीना को देखा जाए तो रीना के कपड़े काफी पुराने लग रहे थे, उसके बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए थे, वह काफी कमजोर लग रही थी, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी काफी कमजोर लग रही थी। रीना जिस तरह से बात करती थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने आप पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था। अनिका को कुछ दाल में काला नजर आ रहा था, इसलिए अनिका वहीं रीना और सुकेश के घर के पास एक खिड़की के पीछे खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। अनिका ने ऐसे कई केसेस देखे थे जहां कपल के बीच सब कुछ नॉर्मल दिखता था बाहर से। अगर कोई कपल को देखता तो यही कहता कि दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे के लिए। लड़का काफी अच्छी तरह से रखता था लड़की को।
मगर जब बात चार दीवारी के बीच होती थी तब क्या होता था यह बात किसी की भी समझ में नहीं आती थी। ऐसे कई केसेस थे जहां लड़का लड़की को यह कहकर उसका ब्रेन वॉश करता था कि वह लड़की काफी नसीब वाली थी जो उसे इस तरह का लड़का मिला था। धीरे धीरे लड़का लड़की का इस तरह ब्रेन वॉश कर देता था कि लड़की का अपने आप से पूरी तरह से भरोसा उठ जाता था। वो लड़की यह समझने लगती थी कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी क्योंकि उसे इस तरह का बॉयफ्रेंड या पति मिला था। धीरे धीरे वह लड़का उस लड़की के शरीर पर ही नहीं बल्कि उसकी सोच और उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेता था। यूँ समझा जा सकता था कि वह लड़की एक जिंदा कठपुतली बन जाती थी जो सिर्फ उसी के इशारे पर नाचा करती थी। जब अनिका को सुकेश पर इस तरह का शक हुआ तो अनिका भी बड़ी चालाकी से घर के पीछे वाले हिस्से में चली गई और एक खिड़की के जरिए अंदर दोनों के बीच हो रही बातों को सुनने लगी। कुछ देर तक अनिका बड़े ही ध्यान से दोनों के बीच होने वाली बातों को सुनती रही, मगर अनिका के कानों पर सिर्फ रीना के रोने की आवाज पड़ रही थी और अनिका सुकेश कैसे उसे मनाने की कोशिश कर रहा था यह सुन रही थी। कुछ देर बाद बड़े ही प्यार से सुकेश ने रीना को शांत किया। रीना की सिसकियां जब खत्म हुई तो दोनों बड़े ही प्यार से एक साथ किचन में दाखिल हुए और खाना बनाने में सुकेश रीना की मदद करने लगा। ये सब कुछ देखकर अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद सुकेश और रीना के प्यार को समझने में अनिका से कोई गलती हुई थी, इसलिए अपना एक हाथ अपने सर पर धीरे से मारते हुए अनिका वहां से चली गई। जब अनिका अपने घर में पहुंची तब सुष्मिता पहले से किचन में मौजूद थी। वो बच्चों के लिए और अनिका के लिए खाना बना रही थी। सुष्मिता जब वहां पहुंची तब उसे किसी पड़ोसी ने जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताया था। अनिका को देखते हुए सुष्मिता ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिसेज लालचंद इतना गिर जाएंगी। वो दोनों लड़का लड़की सुकेश और रीना ठीक तो है ना? अनिका किसी गहरी सोच में डूबी थी। जब सुष्मिता ने फिर से अनिका को पूछा कि सुकेश और रीना ठीक तो है ना, तब अचानक थॉट से बाहर निकलकर अनिका ने सुष्मिता से पूछा, एक बात का जरा जवाब देना, ये सुकेश और रीना दोनों को तुम अच्छी तरह जानती हो? खाना बना रही सुष्मिता ने हैरानी से अनिका की ओर देखकर पूछा, अच्छी तरह से तो मैं अपने पति को भी नहीं जान पाई। हाँ, मतलब इन्हें जब मैंने घर दिया था तो इनके बारे में मैंने काफ़ी पूछताछ की थी, जिससे मुझे पता लगा कि दरअसल रीना जो है बचपन में अडॉप्ट की गई थी। गोद लेने के बाद उसके माँ बाप ने उसे काफ़ी परेशान किया। बेचारी को बहुत मारते पीटते थे वो लोग। और दूसरी ओर ये सुकेश तो काफ़ी ऊंचे खानदान का लड़का है, काफ़ी ब्राइट है, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है और सोशल सर्कल में भी काफ़ी नाम है उसका। अब वो कहते हैं ना, भगवान बनाए जोड़ी। बस हजारों लड़कियों में सुकेश को किसी तरह हमारी प्यारी सी रीना ही पसंद आई। सुकेश और रीना के बीच प्यार हो गया। अब रीना की हालत तो तुम जानती हो, गरीब घर से है, दिखने में भी खास नहीं है और बड़ी कमजोर है। फिर भी सुकेश ने रीना से प्यार किया। हाँ, एक बात तो मैं जानती हूँ कि अगर दोनों साथ खड़े हो तो दोनों कपल बिल्कुल नहीं लगते। सुकेश काफी स्मार्ट और डांसिंग है और रीना दिखने में सुकेश की आंखें काफी फीकी लगती है, मगर दोनों के बीच गहरा प्यार है। सुकेश बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट करता है रीना को, बहुत प्यार करता है रीना से। इसलिए सुकेश की फैमिली ने अब रीना के साथ उनका रिश्ता नामंजूर किया तो वो खुद रीना के साथ यहाँ रहने चला आया। अपनी फैमिली के बारे में ऐसो आराम छोड़कर खुद नौकरी करता है और रीना को भी संभालता है ना गजब की लव स्टोरी। सुकेश और रीना की कहानी सुनने के बाद अनिका गहरी सोच में पड़ गई। अनिका भी जानती थी कि ये लव स्टोरी वाकई में गजब की थी, मगर अनिका मन ही मन यह सोच रही थी कि यह लव स्टोरी जो ऊपर से दिख रही थी, क्या सचमुच यह लव स्टोरी वैसी ही थी या फिर स्टोरी में कुछ अलग ट्विस्ट था? क्या सुकेश जो दिख रहा था या जो अपने आप दिखाना चाहता था वो वही आदमी था अंदर से, या सुकेश के अंदर कोई और पर्सनालिटी थी जिसे बाहर लाना मुश्किल था? मगर अनिका जानती थी अगर वह जो सोच रही थी वह बात सच थी तो यह रीना की जिंदगी और उसके फ्यूचर के लिए काफी खतरनाक हो सकता था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि कपल्स के बीच फिजिकल टॉर्चरिंग के कई केसेज दुनिया के सामने आए थे, मगर मेंटल टॉर्चरिंग के केस समाज में सबके सामने लाना बेहद मुश्किल था। फिजिकल टॉर्चरिंग को रोकने के लिए हजार साधन मौजूद थे, सिस्टम में लॉ में इसके कई सारे प्रावधान मौजूद थे, मगर इमोशनल टॉर्चरिंग को साबित कर पाना बड़ा मुश्किल था।
और एक बार अगर कोई इमोशनल टॉर्चरिंग का शिकार हो गया तो उसे चंगुल से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। भले नहीं अनिका ने अपने कानों से सुना था कि सुकेश बड़े ही प्यार से रीना के साथ बातें करता था, उसके साथ बड़े अच्छे से बर्ताव करता था, यहाँ तक कि घर के कामों में भी उसकी मदद कर दिया करता था। मगर कहीं न कहीं रीना को देखकर अनिका को कुछ अजीब फीलिंग हो रही थी। अगर सुकेश इतनी अच्छी तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखता था तो फिर रीना को इस हालत में क्यों रखता था? अगर सचमुच सुकेश रीना से इतना प्यार करता था तो जिस तरह के कपड़े वो पहनता था, जिस तरह की स्टाइलिंग वह करता था, उसी तरह के कपड़े और उसी तरह की स्टाइलिंग रीना क्यों नहीं करती थी? ऐसे कई सारे सवाल अनिका के मन में बार बार रिपीट होने लगे। मगर तभी अनिका को अचानक एक बात याद आई। अनिका ने सुस्मिता से कहा, प्लीज तुम खाना बनाकर बच्चों को खाना खिला देना, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। अनिका की बात पूरी होते ही सुस्मिता ने कहा, अरे कहाँ जा रही हो तुम? सुस्मिता की बात सुनते ही अनिका ने बड़ी बड़ी आंखों से सुस्मिता की ओर देखा। सुस्मिता ने अनिका से कहा, जानती हूँ तुम्हारी हर चीज काफी सीक्रेट है और तुम कहाँ जा रही हो, क्या करने वाली हो, यह सारी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे नहीं दे सकती। अच्छा इतना तो बता दो, कितनी देर में लौटोगी? खाना फिर से गर्म करना पड़े तो माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अनिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, बस टेरेस पर जा रही हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। सुस्मिता को ये कहने के बाद अनिका स्टेयरकेस चढ़कर टेरेस की ओर चली गई। टेरेस पर चढ़कर अनिका ने सुकेश और रीना के घर की ओर देखा। उस घर को देखकर अनिका को कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी। वो घर देखने में एक छोटा सा प्यारा सा घर लग रहा था जिसमें एक कपल अपनी जिंदगी बिता रहा था। कहीं न कहीं अनिका को उस घर में कुछ अजीब लग रहा था जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता था। अनिका ये भी सोचने लगी कि उसकी ये सारी सोच गलत भी हो सकती थी। इसलिए अगर सुकेश और रीना का प्यार सचमुच था तो फिर अनिका उनकी लव स्टोरी में किसी भी विलन को अंदर आने नहीं दे सकती थी। अनिका ने अपने फोन से एक नंबर डायल किया और फोन कनेक्ट होते ही अनिका ने कहा, सुनो, मैं कंपनी में मैं किसी एक को नौकरी से निकलवाना चाहती हूँ और किसी एक को प्रमोशन देना चाहती हूँ। अब मैं जो कह रही हूँ उस बात को बड़े ध्यान से सुनना। सुबह सुबह जब सुकेश की आंखें खुली तो उसने देखा कि बेडरूम के ठीक सामने रीना किचन में काम कर रही थी। हमेशा की तरह रीना के बाल बिखरे पड़े थे। उसने वही फटे पुराने कपड़े पहने थे। काम करते वक्त भी रीना काफी हड़बड़ाहट महसूस कर रही थी। कभी कोई प्लेट उसके हाथ से गिर जाती तो कभी कोई चम्मच उसके हाथों से गिर जाती। तभी बिस्तर पर लेटे सुकेश की नजरें रीना के हाथों पर पड़ी। रीना की उंगलियों के नाखून लंबे थे। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि रीना को नाखून काटने से कितना डर लगता था। दरअसल वो जब छोटी थी तब उसके माँ बाप जिन्होंने रीना को अडॉप्ट किया था, उन्होंने रीना को काफी फिजिकली अब्यूज किया था। कई बार रीना को इतना मारा था कि कई कई दिनों तक रीना के शरीर से घाव के दाग और दर्द जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। बचपन में जब रीना के नाखून लंबे हो जाते थे तब उसकी माँ बड़ी बेरहमी से एक नेल कटर से रीना के नाखून काटा करती थी। कई बार नाखून काटने की वजह से रीना की छोटी छोटी उंगलियों पर भयानक और दर्दनाक कट आ जाते थे। तब से लेकर अब तक रीना को नाखून काटने से बहुत डर लगता था। जब उसके कुछ नाखून को ज्यादा लंबे हो जाते थे तब वो अपने दांतों से चबाकर नाखून को काट लिया करती थी। मगर नेल कटर से नाखून काटने में आज भी रीना को बहुत डर लगता था। लंबे नाखून होने की वजह से नाखून काफी जल्दी ही मैले भी हो जाते थे। उन्हीं मैले हाथों से रीना ने सुकेश के लिए सैंडविच बनाया और उस पर बटर लगाकर और थोड़ा सा सैंडविच एक छोटी सी प्लेट में सजाकर रीना बेडरूम में ले आई। जब सुकेश ऑफिस के जाने के लिए तैयार होकर बाथरूम से बाहर आया तब रीना ने वो प्लेट कांपते हुए हाथों से सुकेश की तरफ आगे बढ़ा दी। रीना के चेहरे पर घबराहट देखकर सुकेश ने प्लेट से एक सैंडविच का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डालते हुए रीना से कहा, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल घबराओ मत, मैं यही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी छोटी सी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब सुकेश ने रीना से ये बात कही तो रीना की आंखों में जो आंसू दबे हुए थे वो छलकने लगे। रीना ने रोते हुए सुकेश से कहा, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो मैं भी कुछ काम करूंगी, भले छोटा मोटा ही काम क्यों ना करना हो, मगर पैसे कमाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपने दोनों हाथों से रीना के गाल पकड़ते हुए सुकेश ने कहा,
अरे मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि बाहर जाकर काम करने की बातें कर रही है। रीना के बाल काफी बिखरे हुए थे और आंखों का काजल भी रोने धोने की वजह से काफी बिखर चुका था। सुकेश बड़े ही प्यार से रीना को बाथरूम के अंदर ले गया और रीना का चेहरा साफ करते हुए कहने लगा, देखो, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक नौकरी चली भी गई तो कोई गम नहीं। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो और मेरे टैलेंट के बारे में भी तुम जानती ही हो। अरे मुझे तो कोई भी नौकरी पर रख लेगा। जिंदगी जीने के लिए हम दोनों को जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे तो मैं कहीं से भी कमा लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए सुकेश ने रीना को माथे पर चूम लिया और उसे गले लगाते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, घर में ही रहना, दरवाजा बंद किए रखना, हर वक्त पर खाना खा लेना। मैं हर घंटे तुम्हें फोन करके तुम्हारी खबर लेता रहूंगा, ठीक है? रोती हुई रीना ने हाँ में अपना सर हिला दिया। सुकेश ने बड़े ही स्टाइल से अपने बाल बनाए और फिर परफ्यूम छिड़क कर एक स्टाइलिश ब्लेजर पहनकर लेदर शूज डालकर वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गया। मगर अपने घर से बाहर निकलते ही सुकेश के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। सुकेश रीना के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसे इस वक्त घबराहट महसूस हो रही थी, मगर मन ही मन वह जानता था कि आज शायद ऑफिस का उसका आखिरी दिन था। ये सोचते हुए जब सुकेश सोसाइटी के कंपाउंड में चल रहा था, तब अचानक सामने वाले घर से बाहर निकलते हुए मिसेज लालचंद ने सुकेश को आवाज लगाते हुए कहा, आज तो काम पर जा रहे हो, मगर कल से तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो लड़की तुम्हारे लायक है भी या नहीं। एक बार उसके बारे में भी सोच लिया होता तो आज तुम्हारे साथ ये ना हो रहा होता। अरे कहाँ तुम्हारे खानदान के लोग और कहाँ ये लड़की? कभी तुमने उस लड़की को गौर से देखा भी है? और वो जिस हालत में घूमती है उसकी जैसी शकल है। अगर अकेले कहीं लंदन के रास्ते पर चली जाए तो लोग उसे भिखारी समझ के पैसे दे देंगे। अरे तुम इतने ऊंचे खानदान के इतने अच्छे दिखने वाले स्मार्ट और हैंडसम लड़के हो, पता नहीं तुमने क्या देख लिया उस लड़की में। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो कहती हूँ कि उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। मेरी बहन की एक बेटी है, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, बड़ी खूबसूरत है। तुम दोनों अगर साथ में चलोगे तो क्या जोड़ी लगेगी तुम्हारी। अरे मैं खुद तुम्हारी बात चलाऊंगी अपनी बहन की बेटी से। अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुम्हारा मेरी बहन की बेटी के साथ रिश्ता हो जाता है तो फिर तुम्हें आगे चलकर अपने कैरियर के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रमोशन बाकी और तुम्हारी नौकरी भी परमानेंट हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तुम तो जानते हो कि मेरे बेटे की क्या पोजीशन है एनटीटी कंपनी में। सुकेश मिसेज लालचंद के इस बर्ताव पर हैरान होकर उन्हें देखता रहा। अनिका भी अपने घर के टेरेस पे खड़ी होकर ये सब कुछ अच्छी तरह से सुन पा रही थी। तभी अनिका की नजर सुकेश के घर पर पड़ी। सुकेश के घर की खिड़की पर खड़ी रीना बड़ी ही ध्यान से सुकेश को देख रही थी। रीना एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, मगर वो बड़े ही ध्यान से सुकेश और मिसेज लालचंद की बातें सुन रही थी। रीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि सुकेश उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। रीना ने बहुत ही सख्ती से पर्दे को पकड़ रखा था। रीना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो दुनिया के सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रीना इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। तभी अनिका ने सुकेश की बात सुनी। सुकेश मिसेज लालचंद से कह रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रीना को छोड़ूंगा नहीं। मैंने रीना से प्यार किया है और रीना के साथ ही रहूंगा। सुकेश की बात सुनने के बाद मिसेज लालचंद ने सुकेश से कहा, अगर तुमने खुद ही खुदकुशी करने का फैसला कर लिया है तो मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर तुम मेरी बहन की बेटी के साथ होते तो बड़े ही खुश रहते, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। मगर साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी देती हूँ कि अगर तुमने इस लड़की से अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो बहुत जल्द उस लड़की की मनहूसियत में तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और उस दिन रोते हुए मेरे पास मत आना कि आंटी आप जो कुछ भी कह रही थी वो सब सही था, क्योंकि इस वक्त आंटी जो कह रही हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हैं। बोलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात अपनी बहन की बेटी से चलाती हूँ।
सुकेश ने इस बार अपनी पीठ सीधी करते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंटली मिसेज लालचंद से कहा, मुझे लगता है आपकी बहन की बेटी बड़ी बदसूरत होगी, इसीलिए आप इतनी डिस्परेटली उनका रिश्ता करवाना चाहती हैं। मगर फिक्र मत कीजिए, आपकी तरह मैं उसे श्राप नहीं दूंगा, बल्कि मेरे बेस्ट विशेष है कि जल्द से जल्द उसे भी कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए, जिस तरह मुझे मेरी रीना मिली है। सुकेश का यह जवाब सुनते ही मिसेज लालचंद ने सुकेश से कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही अकड़ है और तुम्हारी यही फैसला है तो जाओ, कंपनी में जाकर अपना टर्मिनेशन लेटर लेकर वापस आ जाओ। फिर देखते हैं कि कितने दिन ये रिश्ता टिकता है और कितने दिन तुम लोग यहाँ पर रह पाते हो। मिसेज लालचंद की बात सुनकर इस बार सुकेश का चेहरा पूरी तरह से सूख गया था। सुकेश काफी मायूस हो गया था। वो धीमे कदमों से कंपाउंड के मेन गेट से बाहर की ओर चला गया। अनिका भी ठीक सुकेश के पीछे पीछे कंपाउंड गेट से बाहर निकल गई। सुकेश धीमे कदमों से बस स्टॉप की ओर आगे बढ़ रहा था। सुकेश भले ही एक ऊंचे खानदान का लड़का था जिसने कभी बस में ट्रेवलिंग नहीं की थी, मगर सुकेश पैसों की कीमत अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि पाई पाई बचाकर ही वो अपनी जिंदगी सुधार सकता था। मगर सुकेश अब ये जान चुका था कि आज एनटीटी कंपनी में उसका आखिरी दिन था। एनटीटी कंपनी में सुकेश को काफी उम्र लग में जॉब मिल गई थी। उसके बाकी दोस्तों के मुकाबले सुकेश की सैलरी भी ज्यादा थी, मगर सुकेश नहीं जानता था कि एनटीटी कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद उसका फ्यूचर क्या होगा। डर के मारे सुकेश ने अपना फोन निकालकर कई सारे लोगों को मैसेज भेज दिए नई नौकरी के लिए। इनफैक्ट सुकेश ने अपने फ्रेंड से भी कह दिया कि उसे नई जॉब की तलाश है। तब उसके फ्रेंड भी लगातार उसे मैसेज करके यह पूछने लगे कि आखिर एनटीटी कंपनी में जॉब लगने के बाद उस पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो जॉब बदलना चाहता था। सुकेश नहीं जानता था कि वह अपने दोस्तों के इस सवाल का क्या जवाब दे, इसलिए एक ऑनलाइन प्लेसमेंट एजेंसी में अपना रिज्यूम पोस्ट करने के बाद उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। कुछ देर बस स्टैंड पर बैठकर सुकेश ने बस का इंतजार किया। बस के आते ही बाकी भीड़ के साथ सुकेश भी बस के अंदर दाखिल हो गया। सारे रास्ते सुकेश बस इसी फिक्र में था कि एनटीटी कंपनी में से उसके जॉब के चले जाने के बाद उसका क्या होगा। कुछ देर में सुकेश अपने स्टॉप पर उतर गया। वो धीरे धीरे चलकर एनटीटी कंपनी के मेन गेट की ओर गया। सुकेश ने जब घड़ी में देखा तब वो हैरान हो गया कि 9:55 हो चुके थे। लॉगिन करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त रह गया था। सुकेश काफी लेट हो चुका था। सुकेश तेजी से दौड़कर हेड ऑफिस के मेन गेट की ओर जाने लगा। तब अचानक ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। चाहे लेट हो या ना हो, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुकेश के चेहरे की मायूसी की जगह अब घबराहट ने ले ली थी। धीरे धीरे सुकेश के माथे से ठंडा पसीना भी बहने लगा था। सुकेश धीरे धीरे अपने फ्लोर पर अपने डेस्क की ओर कदम आगे बढ़ाने लगा। अभी लॉगिन करने में 30 सेकेंड का वक्त बाकी था। सुकेश ने अपना कार्ड पंच किया और लॉगिन कर लिया। वक्त रहते सुकेश ने अपनी ड्यूटी रिपोर्टिंग कर ली थी। तब वो अपने डेस्क पर जाकर बैठा। अचानक उसका एक साथी उसके पास आया और उससे कहने लगा, अरे भाई, क्या हुआ? तुमने बल्लू सर के साथ ऐसा क्या किया कि वो इतने गुस्से में थे? सुकेश उसके दोस्त की बात सुनकर अब ये जान चुका था कि पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि बल्लू सर सुकेश से नाराज थे। सुकेश के उस साथी ने सुकेश से कहा, अरे बल्लू सर सुबह से ही इतने खराब मूड में थे। उन्होंने सीधे एचआर डिपार्टमेंट को फोन लगाया और एचआर डिपार्टमेंट को कह दिया कि तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तैयार करें। एचआर डिपार्टमेंट बस अभी तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तैयार कर ही रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है? खुद सुकेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, मगर वो ये बात जानता था कि बल्लू सर काफी होल्ड था उनके डिपार्टमेंट में, और एचआर वाले भी आंख बंद करके बल्लू सर पर विश्वास करते थे। बल्लू सर को खुली छूट थी, वो जिसे चाहे प्रमोट कर सकते थे। सुकेश जिस डिपार्टमेंट में काम करता था उस डिपार्टमेंट के सारे फैसले बल्लू सर के हाथ में ही थे। तभी अपने मोटे से पेट पर हाथ घुमाते हुए बल्लू सर वहां आए और सुकेश को देखकर कहने लगे, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बात ना मानने का और मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। अरे भाई, मैंने तुम्हें इंडियन समझा था कि तुम मेरे छोटे भाई बनकर रहोगे। तुम्हें प्रमोशन दूंगा, तुम्हारा करियर बना दूंगा, मगर नहीं, तुम तो कल ही आई उस बच्चे की जवान माँ के लिए मेरी माँ की इंसल्ट कर बैठे।
मगर कल मेरी माँ की बेइज्जती का बदला तुम्हें आज मिलकर रहेगा। जब बल्लू सर ने ये बात कही तभी HR डिपार्टमेंट का एक आदमी अपनी डेस्क के पास आया और कहने लगा, बल्लू सर, टर्मिनेशन लेटर तैयार है। बल्लू अपने मोटे पेट पर हाथ घुमाते हुए सुकेश की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और HR डिपार्टमेंट के उस आदमी से कहने लगा, ठीक है, तो थमा दो इसके हाथ में, और अगर ना माने तो धक्के मार के इसे ऑफिस से बाहर निकाल दो। जब HR डिपार्टमेंट का वो आदमी अपने हाथ में टर्मिनेशन लेटर लेकर आया था तब बल्लू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बल्लू ने सुकेश की ओर इशारा करते हुए उसे HR डिपार्टमेंट के आदमी से कहा, हाँ, यह लेटर थमा दो इसके हाथ में। बेचारा उत्सव यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, इतना ब्राइट स्टूडेंट था, यहाँ पर भी ठीक ठाक काम कर लेता था। बहुत जल्द इसे प्रमोशन भी मिलने वाली थी, मगर ये सब कुछ एक ही पल में इसे छीन लिया गया। मुझे भी तरस आ रहा है इस पर क्या करें, कंपनी की पॉलिसी कुछ ऐसी है। कंपनी ने एक बार डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को बदलना बेहद मुश्किल हो जाता है। HR डिपार्टमेंट के आदमी के हाथ में टर्मिनेशन लेटर देकर अब सुकेश के हाथ पांव भी ठंडे पड़ने लगे थे। सुकेश का चेहरा देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि सुकेश अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि यह सब कुछ बल्लू सर ने किया था, मगर वो अब तक यह भी जान चुका था कि अब बल्लू सर से रिक्वेस्ट करने का या उन्हें मनाने का कोई फायदा नहीं था। बल्लू अपने मोटे से पेट पर हाथ घुमाते हुए हंसने लगा और सुकेश की ओर देखकर कहने लगा, देखो भाई, बुरा मत मानना, मगर तुम्हारा परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं था। कंपनी के लिए तुम ठीक एम्प्लॉय नहीं थे। ये सारे रीजन भी मुझे टर्मिनेशन लेटर में लिखने पड़ेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इससे तुम्हें काफी नुकसान पहुँचेगा। तुम जब दूसरी जगह पर जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब भी तुम्हारे टर्मिनेशन लेटर पर लिखे ये सारे रीजंस बाकी एम्प्लॉयर्स भी पढ़ेंगे। और NTT का पावर तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। NTT से अगर किसी एम्प्लॉय को निकाला जाए तो फिर उसे मार्केट में और कहीं पर नौकरी मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। मगर NTT के नियम तो नियम हैं, वो नियमों के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता। HR डिपार्टमेंट का वो आदमी जिसने अपने हाथों में टर्मिनेशन लेटर पकड़ रखा था वो काफी कंफ्यूज लग रहा था। उसने बल्लू की ओर देखकर कहा, सर, एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है। HR डिपार्टमेंट का वो आदमी समझ नहीं पा रहा था कि अपनी बात किस तरह से आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर बल्लू ने कहा, अरे भाई, तुम HR डिपार्टमेंट में अभी नए नए ज्वाइन हुए हो। अरे इस तरह की बातें तो कॉर्पोरेट ऑफिस में बहुत आम होती है। अगर लोगों को नौकरी से निकालते वक्त तुम इमोशनल हो जाओगे तो फिर कैसे HR डिपार्टमेंट में काम कर पाओगे। आगे चलकर लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी भी तो तुम्ही को सुनानी है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। बल्लू ने HR डिपार्टमेंट के उस आदमी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, हमें और भी बहुत काम करना है। इस लड़के को ये टर्मिनेशन लेटर थमा दो, और हाँ, इस बात का खास ध्यान रखना कि इस आदमी की अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही इसे जाने देना। हो सकता है कि कंपनी के कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये आदमी अपने साथ लेकर चला जाए, जिससे कंपनी को आगे चलकर नुकसान पहुंच सकता है। क्या है कि कंपनी के मामले में किसी भी बात का रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से सिक्योरिटी को बुलाकर इसकी तलाशी लो, और जब तसल्ली कर लो कि ये अपने साथ कोई इंपॉर्टेंट दस्तावेज नहीं ले गया है तभी उसे जाने दो। बल्लू के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे डिपार्टमेंट मौजूद सारे स्टाफ मेंबर्स बल्लू और सुकेश के आसपास आकर खड़े हो गए। बल्लू को सबके सामने हो रही सुकेश की इंसल्ट देखकर और भी ज्यादा मजा आने लगा था। बल्लू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुकेश की मजबूरी और उसकी लाचारी देखकर अपने आप को राजा समझ बैठा था, जो अपनी प्रजा के साथ कभी कुछ भी कर सकता था। डिपार्टमेंट के स्टाफ को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुकेश से क्या बड़ी गलती हो गई थी कि उसे अचानक ही सीधे टर्मिनेशन लेटर थमा दिया जा रहा था। मगर डिपार्टमेंट में मौजूद सभी लोगों को पता था कि बल्लू के क्या पावर थी और बल्लू के खिलाफ जाने का क्या नतीजा हो सकता था। तभी वहां HR डिपार्टमेंट की हेड लूसी आ पहुंची। लूसी डिपार्टमेंट के मेन एग्जिट पर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। जब लूसी को यह एहसास हुआ कि मामला कंट्रोल के बाहर हो रहा था तो उसने सोचा कि उसे खुद ही जाकर सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और लूसी ने HR डिपार्टमेंट के उस आदमी के हाथों से वो टर्मिनेशन लेटर अपने हाथों में लेते हुए बल्लू से कहा, देखो,
कंपनी के रूल्स के मुताबिक ये लेटर मुझे ही देना चाहिए। मगर बात दरअसल ये है कि इससे पहले कि लूसी अपनी बात आगे बढ़ा पाती, बल्लू ने लूसी से कहा, अरे ये क्या बोल रही हो तुम HR डिपार्टमेंट की हेड हो और यहाँ पर तो सिर्फ एक मामूली से एम्प्लॉय को टर्मिनेशन लेटर देना है। तुम क्यों आओगी भला? कंपनी का रूल तो ये कहता है कि जब सीनियर पोजीशन का कोई मैनेजमेंट लेवल का एम्प्लॉय अगर काम से निकाल दिया जाए तो उसके लिए HR डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर का होना जरूरी होता है। मगर यहाँ तो एक मामूली से वर्कर को निकालने की बात चल रही है, उसमें तुम्हारा होना जरूरी नहीं है। तुमने खामोखा यहाँ आने की तकलीफ उठाई। अब चलो, अगर तुम आ ही गई हो तो तुम अपने हाथों से ही टर्मिनेशन लेटर इस लड़के को थमा दो। उसे भी पता चलना चाहिए कि NTT कंपनी में नौकरी मिलने के बावजूद अच्छे तरीके से काम न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। और ये ओर्सो यूनिवर्सिटी का ब्रिलियंट स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बड़ी कंपनी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो। जब बल्लू ने ये बात सुकेश की ओर देखकर कही, तब सुकेश के हाथ पांव और भी ज़्यादा ठंडे पड़ने लगे थे। सुकेश ने बिना कुछ सोचे समझे लूसी के हाथ से वो टर्मिनेशन लेटर अपने हाथ में ले लिया। सुकेश जानना चाहता था कि आखिर उसे नौकरी से निकाल दिए जाने की क्या वजह लिखी थी। जब उस टर्मिनेशन लेटर पर सुकेश ने टर्मिनेशन लेटर पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुकेश के हाथों में जो लेटर था वो टर्मिनेशन लेटर जरूर था, मगर उस टर्मिनेशन लेटर पर जब उसने निकाले गए एम्प्लॉय का नाम पढ़ा तब उनके होश उड़ गए। सुकेश के चेहरे की बेचैनी देखकर बल्लू के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौट आई। बल्लू ने अपने मोटे से पेट पर हाथ फिराते हुए कहा, आज इस लड़के के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह एक सबक है उन नए नौजवान लड़कों के लिए जो लोग कॉलेज के बाहर निकलकर अपने सीनियर्स का आदर और रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। वहाँ बल्लू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने जीत की खुशी मनाने लगा था, मगर सुकेश के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। जो एनवेलप सुकेश के हाथों में था उसमें दरअसल 2 लेटर मौजूद थे, एक टर्मिनेशन लेटर और दूसरा प्रमोशन लेटर। जब सुकेश ने वो प्रमोशन लेटर पढ़ा तब धीरे से उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। सुकेश के चेहरे की मुस्कान देखकर बल्लू ने कहा, लगता है नौकरी से निकाले जाने का असर सीधा इसके दिमाग पर हुआ है। ऐसे कई केसेस देखे हैं मैंने। इसके बाद बल्लू ने सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पास बुलाते हुए कहा, देखो यह लड़का अगर ऑफिस में हंगामा करने की कोशिश करे तो फिर तुम लोग उसे धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देना। ऑफिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका पालन हम सबको करना है। टर्मिनेशन लेटर मिल जाने के बाद 1 सेकेंड के लिए भी किसी एम्प्लॉय को ऑफिस में रहने ना दिया जाए। एक काम करो, तुम सब उठाकर इस लड़के को ऑफिस के बाहर फेंक दो। बल्लू जो कुछ भी कह रहा था वो बातें लूसी के बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। लूसी ने बल्लू को रोकते हुए कहा, देखिए मिस्टर बल्लू, वो टर्मिनेशन लेटर जरूर है मगर वो उस लड़के के लिए नहीं है। वो टर्मिनेशन लेटर आपका है। आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है विद इमीडिएट इनफैक्ट। लूसी की ये बात सुनते ही अचानक ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। सब लोग इतने हैरान थे कि वह लोग फटी हुई आंखों से खुले हुए मुंह से लूसी की ओर देखते रहे। लूसी को अपनी बात आगे बढ़ाने में काफी हिचक महसूस हो रही थी, मगर किसी तरह हिम्मत करके बल्लू की आंखों में आंखें डालकर लूसी ने कहा, देखिए मिस्टर बल्लू, मैं जानती हूँ कि आप काफी सालों से इस ऑफिस में काम करते हैं। हम सबके साथ आपके ताल्लुक भी बहुत अच्छे हैं, मगर यह डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया है और मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि विद इमीडिएट इफेक्ट मैं आपको ये टर्मिनेशन लेटर सौंप दूं। बल्लू को देखकर इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह एक सपना था या हकीकत। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो एक सपना था या हकीकत। बल्लू ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर चिमटी काटी। जब उसे एहसास हुआ कि वह जाग रहा था तब अचानक ही हड़बड़ाती हुई लूसी से पूछा, 1 मिनट, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, और मुझे ये बताओ कि ये डिसीजन किसने लिया है। लूसी ने बल्लू की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए कहा, यह फैसला जॉन ने लिया है। जॉन नाम का सुनते ही बल्लू के चेहरे का रंग उड़ गया। जॉन वो मैनेजर था जिसे वो डायरेक्टली रिपोर्ट किया करता था। बल्लू और जॉन के संबंध भी काफी अच्छे थे। बल्लू को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जॉन ऐसा फैसला कैसे ले सकता। बल्लू ने फिर से अपने हाथ हवा में लहराते हुए लूसी से कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ, शायद कोई गलती हो रही है।
जरूर कोई बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा हुआ है। जॉन ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए बल्लू ने अपनी जेब से फोन निकाला और जॉन को फोन लगाने की कोशिश की, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद जॉन हर बार बल्लू का फोन डिस्कनेक्ट कर देता। लूसी ने धीमी आवाज में बल्लू से कहा, देखिए मिस्टर बल्लू, आप प्लीज हमसे कोऑपरेट कीजिए। अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना ही होता है। तो आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपको टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया है। अब आपको इस ऑफिस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बल्लू के टर्मिनेशन की बात सुनकर आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी थी। बल्लू का बिहेवियर सभी लोगों के साथ बहुत बुरा रहा था, मगर मैनेजरियल लेवल पर बल्लू की अच्छी खासी पकड़ होने की वजह से कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता था। मगर आज जब बल्लू को नौकरी से निकाले जाने की खबर सभी लोगों ने अपने कानों से सुनी, तब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। तभी पीछे खड़े एक टीम मेंबर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, बल्लू सर ने अभी अभी बिल्कुल ठीक कहा था। रूल तो रूल होता है, सबके लिए सेम होता है। मेरे ख्याल से एक बार बल्लू सर की भी चेकिंग कर लेनी चाहिए। कंपनी के इम्पोर्टेंट कागजात और डॉक्यूमेंट्स कहीं अपने साथ ले गए तो कंपनी के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड से मेरी गुजारिश है कि बल्लू सर को बाहर भेजने से पहले एक बार उनकी पूरी तरह से चेकिंग हो जानी बहुत जरूरी है। बल्लू समझ नहीं पा रहा था कि अचानक कुछ ही सेकेंड में पूरा का पूरा मामला कैसे पलट गया। बल्लू की ही कही हुई बातें अब उसे ही तीर की तरह चुभने लगी थी, मगर बल्लू नहीं जानता था कि उसके ऊपर एक और बड़ा बम गिरने वाला था। बल्लू ने लूसी से कहा, देखो तुम लोग समझने की कोशिश करो, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी बीच रास्ते में हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे अचानक ही नौकरी से निकाल दिया तो फिर वो प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे? कौन लीड करेगा उन प्रोजेक्ट को? बल्लू का सवाल सुनने के बाद लूसी ने मुस्कुराते हुए सुकेश की ओर देखा और कहा, तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी जगह अब सुकेश को डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। ये खबर सुनते ही बल्लू के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। बल्लू अटकती हुई आवाज में सुकेश की ओर देखकर कहने लगा, सुकेश, ये कैसे हो सकता है? अरे ये लड़का मेरी जगह पर कैसे अपॉइंट हो सकता है? अरे जरूर कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तुम लोगों से। मैं कह रहा हूँ एक बार मेरी बात हो जाने दो जॉन के साथ, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़कर बल्लू का हाथ पकड़ने लगे और उसे बाहर की ओर ले जाने लगे। बल्लू जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। ऑफिस में मौजूद बाकी सारे लोगों के लिए बल्लू सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका था। तभी बल्लू के मोबाइल पर जॉन का फोन आया। जॉन का नंबर फ्लैश होते ही बल्लू ने सिक्योरिटी गार्ड को अपने मोबाइल फोन पर जॉन का नंबर दिखाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, बल्लू ने जॉन से पूछा, अरे ये कैसे कर सकते हो तुम? अचानक ही तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? अरे मेरे से क्या गलती हो गई वो तो बताओ मुझे। लंबे खामोशी के बाद जॉन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, तुमने मैनेजमेंट लेवल पर किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बदसलूकी की है, उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। बल्लू का यह बात सुनकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैनेजमेंट लेवल पर उसने किसके साथ बदसलूकी की थी। जॉन की बात सुनने के बाद बार बार सोचने के बावजूद बल्लू ये समझ नहीं पा रहा था कि टॉप मैनेजमेंट में बल्लू ने किसी को नाराज कर दिया था। बल्लू लगातार ये सोचता रहा कि पिछले कुछ दिनों से उसने किन किन लोगों के साथ बदतमीजी की थी, मगर बल्लू को कुछ याद नहीं आ रहा था। बल्लू बस हैरान होकर अपने आसपास खड़े गार्ड्स को देखता रहा। तभी बल्लू के कानों पर फोन से निकल रही आवाज जॉन की पड़ी। जॉन ने बल्लू से कहा, देखो इस वक्त भलाई इसी में होगी कि तुम चुपचाप बिना किसी तमाशे के ऑफिस छोड़कर चले जाओ। ये नौकरी अब तुम्हें वापस कभी नहीं मिल सकती, मगर अब अगर तुम अपने आप को ज़्यादा बेइज्जती से बचाना चाहते हो तो स्टाफ के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। चुपचाप वो टर्मिनेशन लेटर लेकर निकल जाओ वहाँ से, तुम्हारा काम कोई और टेक ओवर कर लेगा। ये कहने के बाद जॉन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बल्लू जॉन की आवाज़ से समझ चुका था कि जॉन अब उसकी कोई मदद नहीं करने वाला था। बल्लू के पास अपना सर झुकाकर ऑफिस से निकल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर बल्लू ये सोचकर हैरान हो रहा था कि पिछले कुछ दिनों में बल्लू ने आखिर अपने बर्ताव से किस टॉप मैनेजमेंट के आदमी को नाराज किया था।
अगले दिन सुबह 8 बजे ठीक अनिका स्टॉक यूनिवर्सिटी में अपना पहला लेक्चर अटेंड करने के लिए पहुंची थी। अनिका ने प्रीति के नाम से अपना आईडी कार्ड बनवाया था। जब अनिका कॉलेज पहुंची तो काउंसलर ने अनिका को ऑफिस में बुलाया। जब अनिका ऑफिस में पहुंची तो अनिका ने देखा कि काउंसलर के ठीक बगल में एक गोरी, पतली और लंबी लड़की खड़ी थी। उस लड़की के चेहरे पर मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसकी हेल्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खाने पीने पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। उसने अपने हाथों में मोटी मोटी किताबें पकड़ रखी थी। जैसे ही अनिका ऑफिस में एंटर हुई, उस काउंसलर ने अनिका का इंट्रोडक्शन देते हुए उस लड़की से कहा, जेनिफर, ये प्रीति है, ये नई स्टूडेंट है। मतलब कुछ दिनों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आई है। दोनों यूनिवर्सिटी के बीच हुए स्टूडेंट एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत ये लड़की यहाँ पर आई है। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी से तो कोई भी स्टूडेंट आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में पढ़ाई करने नहीं गया, मगर उन लोगों ने अपने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेजा है। ये लड़की इस देश में और इसे यूनिवर्सिटी में नई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लास की वन ऑफ स्टूडेंट होने के नाते तुम प्रीति को गाइड करो। अगर तुम जैसी लड़की अनिका के साथ रहेगी तो हो सकता है पढ़ाई में उसकी भी थोड़ी सी मदद हो जाए, क्योंकि वहाँ के सिस्टम में और हमारे सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम इज्जत से लिया जाता है तो वो है हमारी यूनिवर्सिटी का। मैं जानती हूँ इस लड़की को हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि अभी इसका फाउंडेशन भी उतना मजबूत ना हुआ हो कि हमारे फर्स्ट ईयर की क्लासेज भी अटेंड कर पाए। आखिर हमारी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और इन लोगों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने तो यहाँ तक सुना है इनके यहाँ से जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर निकलते हैं वो हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में भी फेल हो जाते हैं। मगर कोई बात नहीं, अगर ये लड़की यहाँ पर आई है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट करें। इसलिए अगले कुछ दिनों तक तुम इस लड़की के साथ रहना और अगर इसे कोई भी परेशानी हो तो उसकी मुश्किलें सॉल्व कर देना। जेनिफर ने पतली और दबी हुई आवाज़ में इस बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है प्रोफेसर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। मैं मुझसे जितना भी सपोर्ट हो पाएगा मैं इसे ज़रूर दूंगी। ये कहने के बाद जेनिफर काउंसलर के रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। काउंसलर ने इशारे से अनिका को भी जेनिफर को फॉलो करने को कहा। अनिका भी चुपचाप जेनिफर के पीछे जाने लगी। अनिका जानती थी कि किसी भी तरह उसे फाइल नंबर 004 तक पहुंचना था, जिसके लिए उसे स्टूडेंट का भेष बदलकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में दाखिल होना था। अनिका का मकसद लेक्चर्स अटेंड करना बिल्कुल नहीं था, मगर अनिका जानते नहीं थी कि कितनी ज़्यादा देर वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर गुजरेगी उतने ही उसके चांसेस बढ़ जाएंगे उस फाइल तक पहुंचने के। जेनिफर अपने हाथों में किताबें पकड़कर अनिका के ठीक आगे आगे चल रही थी। जेनिफर ने अनिका को पहले इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, देखो तुम बहुत लकी हो, पहले ही दिन कॉलेज में आई हो और पहले ही दिन तुम्हें प्रोफेसर एलिस की क्लासेज अटेंड करने को मिल रही है। प्रोफेसर एलिस को तुम जानती ही होगी। अभी 5 मिनट में उनके लेक्चर शुरू होने वाला है। जल्दी चलो, फिर लेक्चर हॉल यहाँ से थोड़ा सा दूर है। अनिका प्रोफेसर एलिस का नाम पहले भी सुन चुकी थी। दरअसल प्रोफेसर एलिस बायोमेडिकल में कोई आविष्कार करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो लगातार 1 साल से डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करना चाहते थे, मगर अपने बिजी शेड्यूल की वजह से अनिका ने कभी भी उन्हें ईमेल्स का रिप्लाई नहीं किया था। हालांकि अनिका खुद भी ये बात अच्छे से जानती थी कि डॉक्टर एलिस बायोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम थे। दुनिया के हर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एलिस का नाम बड़ी ही इज्जत से लिया जाता था। अचानक ही आगे चल रही जेनिफर ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? इससे पहले कि अनिका इस बात का जवाब दे पाती, जेनिफर ने अनिका से पूछा,
क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ये एक्सचेंज प्रोग्राम खूबसूरती को देखकर किया जाता है क्या? जेनिफर के कहने का मतलब साफ था। वो ये कहना चाहती थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए आने के लिए अनिका के पास खूबसूरती के अलावा और कोई क्वालिटी जेनिफर को नजर नहीं आ रही थी। जेनिफर स्टार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थी और ये माना जाता था कि स्टार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने आप में काफ़ी एगोस्टिक थे। स्टार यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक थी और वहाँ के स्टूडेंट भी अपने आप को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट में से एक मानते थे। अनिका ने ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के पास आउट होने के बाद इन स्टूडेंट को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। अक्सर ऐसी यूनिवर्सिटी से पास आउट करने के बाद बच्चे या तो खुद अपनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना लेते थे या तो दुनिया की सबसे बेहतरीन फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे ऊंचे ओहदे पर नौकरी किया करते थे। अनिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही जेनिफर की बातों में ईगो नजर आ रहा हो, मगर जेनिफर जैसे लोग अक्सर दिल के बड़े अच्छे होते थे और इसीलिए जेनिफर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक एक्सचेंज स्टूडेंट को मदद करने के लिए भी तैयार हो गई थी। कुछ ही देर में जेनिफर और अनिका दोनों क्लासरूम के अंदर दाखिल हुए। अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि क्लासरूम पूरी तरह से भरा हुआ था। लास्ट रो में कोने की 2 सीट खाली थी जहां अनिका और जेनिफर दोनों जाकर बैठ गए। जेनिफर ने अनिका से कहा, हम बहुत लेट हो गए। प्रोफेसर एलिस की क्लास अटेंड करनी हो तो हमें बहुत जल्दी क्लासरूम पहुंचना होता है। अनिका और जेनिफर के आने के बाद भी कुछ बच्चे क्लासरूम के अंदर आए। जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो लोग पीछे जाकर खड़े हो गए। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के बैठने के लिए इनफ जगह क्यों नहीं प्रोवाइड की गई थी। अनिका के चेहरे का कंफ्यूजन पढ़ते हुए जेनिफर ने अनिका से कहा, प्रोफेसर एलिस के लेक्चर सुनने के लिए तो लोग आधे रात को भी उठकर तैयार हो जाते हैं। उनके लेक्चर बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उन्हें समझना भी बेहद मुश्किल होता है। कई लोग तो उसका पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके घर पर जाकर वापस घंटों तक रिवाइज करते हैं। और हाँ, यहाँ जितने भी लोग तुम देख रहे हो वो सब हमारी क्लास से नहीं है। कई लोग तो दूसरे सब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं, मगर फिर भी डॉक्टर एलिस का लेक्चर अटेंड करने के लिए वो लोग खास आए हैं। अनिका ने इससे पहले कभी भी किसी प्रोफेसर के लेक्चर को सुनने के लिए स्टूडेंट में इतना क्रेज कभी नहीं देखा था। जेनिफर ने अनिका से कहा, देखो मुझे पता है कि डॉक्टर एलिस का लेक्चर समझने के लिए तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कंफ्यूजन भी होगा, मगर तुम चिंता मत करना। जितना हो सके तुम लेक्चर को समझने की कोशिश करना। उसके बाद उनके कहने का मतलब मैं तुम्हें समझा दूंगी। जेनिफर के हाथ में उसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ किताबें थीं। अनिका ने उन किताबों को अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ने लगी। तभी अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि किताब में जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ अनिका को जवानी याद था। इसलिए बोर होकर अनिका ने वो किताब बंद कर दी और अंगड़ाई लेकर उबासी लेने लगी। अनिका को इस तरह देखकर, अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इस लेक्चर में बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। ध्यान नहीं दोगी तो ये तुम्हारे देश से यहाँ तक आने का कोई फायदा नहीं होगा। अब तुम्हें मौका मिला है तो फिर सबसे बेहतरीन प्रोफेसर के पास तुम थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ा लो, ताकि तुम्हारे देश में जाकर तुम बाकी सब लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म दे सको। जेनिफर की बातों में हामी भरते हुए अनिका ने जेनिफर से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि यहाँ की स्पेशल आर्काइव में रखी हुई फाइलों का एक्सेस कैसे लिया जाता है? अनिका की इस बात पर हैरान होते हुए जेनिफर ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, क्या तुम फाइल नंबर 004 की बात कर रही हो? जेनिफर के मुंह से फाइल नंबर 004 का नाम सुन के काफी हैरानी हो गई। जेनिफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो ये सारी स्पेशल फाइल्स हैं। इनके अंदर काफी स्पेशल केस स्टडीज हैं। किसी आम स्टूडेंट के हाथ इतनी आसानी से नहीं लग सकती। अगर इन फाइलों तक पहुंचना है तो या तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनकर खुद
डायरेक्ट लेवल की डिग्री हासिल करनी होती है या फिर यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल स्टूडेंट बनकर इन फाइलों का एक्सेस पाया जा सकता है। ये हमारे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। पिछले कई सालों से कई स्टूडेंट ने स्पेशल कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए अपने नाम को आगे रखा था, मगर आज तक कोई सक्सेस नहीं हो पाया। जब अनिका और जेनिफर बातें कर रहे थे तब अचानक क्लासरूम के अंदर डॉक्टर एलिस की एंट्री हुई। डॉक्टर एलिस के आते ही सारे बच्चे अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। डॉक्टर एलिस ने सारे बच्चों को अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। तभी डॉक्टर एलिस की नज़र लास्ट बेंच पर बैठी अनिका पर पड़ी। अनिका को देखकर वो कुछ देर तक हैरान हो गए। डॉक्टर एलिस ने आज से पहले कभी डॉक्टर अमृता का चेहरा नहीं देखा था। ये बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी। फिर डॉक्टर एलिस को अनिका को देखकर हैरानी क्यों हो रही थी, ये बात अनिका भी समझ के बाहर थी। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले डॉक्टर एलिस ने इशारे से अनिका को अपनी बेंच पर खड़े करते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? मैंने इससे पहले तुम्हें इस क्लासरूम में कभी नहीं देखा। मैंने इससे पहले तुम्हें कभी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। क्या तुम नई एडमिशन हो? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, यस सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। आने वाले कुछ वक्त के लिए मैं यहीं पर पढ़ाई करने वाली हूँ। अनिका की बात सुनते ही डॉक्टर एलिस ने के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर एलिस ने अनिका से कहा, वेलकम टुडे स्टाफ यूनिवर्सिटी। मगर लेक्चर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी और तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ पर पढ़ाई करने का तरीका, यहाँ की सिलेबस सब कुछ अलग है। जब तुम मेरा लेक्चर सुनोगी तो तुम्हारे लिए ये बिल्कुल किसी एलियन प्लेनेट से कम नहीं होगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर अमृता को जानती हो? अनिका, जो दरअसल खुद ही डॉक्टर अमृता थी और इस वक्त प्रीति की आईडी से एस्टो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बनकर आई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर एलिस के सवाल का क्या जवाब देती। मगर किसी तरह अपनी जगह से खड़ी होते हुए अनिका ने डॉक्टर एलिस से कहा, जी नहीं, एक्चुअली डॉक्टर अमृता न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड है और मैं बायोमेडिसिन की स्टूडेंट हूँ, इसलिए हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ। अनिका की ये बात सुनते ही डॉक्टर एलिस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। डॉक्टर एलिस के चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ नजर आ रही थी। डॉक्टर एलिस ने अनिका को देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से वो एक ही प्रोफेसर हैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जिसके लेक्चर तुम्हें अटेंड करने चाहिए। अब तुमने उन्हीं के लेक्चर अटेंड नहीं किया तो पता नहीं वाकई का फाउंडेशन कैसा हुआ होगा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एलिस ने कहा, वैसे मुझे लगता है डॉक्टर अमृता कुछ ज्यादा ही बिजी रहती हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उनके पास खाना खाने का भी वक्त नहीं है। जब डॉक्टर एलिस ने यह बात कह रहे थे, उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था कि वो डॉक्टर अमृता से काफी नाखुश थे। अनिका इस बात की वजह से भी अच्छी तरह से जानती थी। अनिका ने उनके किसी ईमेल का जवाब नहीं दिया था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि डॉक्टर एलिस डॉक्टर अमृता के बर्ताव से काफी नाराज थे। इसके बाद डॉक्टर एलिस ने अपना लेक्चर शुरू किया। जैसे ही डॉक्टर एलिस ने लेक्चर शुरू किया, अनिका को एहसास हुआ कि जिस टॉपिक पर डॉक्टर एलिस लेक्चर देने वाले थे वो टॉपिक तो अनिका को ज़बानी याद था। डॉक्टर एलिस जब लेक्चर ले रहे थे तब बीच में ही अनिका को धीरे धीरे नींद आ गई। अनिका ने अपना सर बेंच पर रखा और वो कब गहरी नींद में सो गई उसे भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि माइक से आने वाले डॉक्टर एलिस की आवाज़ बंद हो चुकी थी। जब धीरे से अनिका ने अपनी आंखें खोली तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके आसपास कुछ स्टूडेंट ने एक घेरा बना लिया था और सभी स्टूडेंट अनिका को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी जेनिफर ने फटी हुई आंखों से अनिका को देखा और कहा, क्या कर रही थी तुम? अरे तुम सो कैसे सकती हो? क्या तुम जानती भी हो कि डॉक्टर एलिस का लेक्चर अटेंड करने के लिए लोग कितनी तकलीफें उठाते हैं और तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है और तुम इतनी आलसी कैसे हो सकती हो? हालांकि जेनिफर की बातों में एक बात बिल्कुल सही थी। अनिका सचमुच अपनी उम्र की लड़कियों के हिसाब से काफी आलसी थी।
मगर अनिका के फंडे भी बहुत क्लियर थे। अनिका ने पहले ही वो सारी पढ़ाई कर ली थी जो लेक्चर डॉक्टर एलिस देने वाले थे। अनिका ने सोचा कि डॉक्टर एलिस का लेक्चर सुनने का मतलब यह होगा कि वो 2 घंटे तक उन सारी चीजों के बारे में सुनेगी जिसके बारे में ऑलरेडी वो सब कुछ जानती थी। इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर अनिका ने सोचा कि वो अपनी नींद पूरी कर ले। क्लास छूटने के बाद सभी बच्चे एक एक करके क्लासरूम से बाहर निकल गए। जेनिफर भी अनिका को लेकर क्लासरूम के बाहर निकली। जेनिफर ने अनिका से कहा, अरे मैं तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। तुम मिस टर्म में बीच में आई हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। कल से हमारे मिस टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं और पहला पेपर माइक्रोबायोलॉजी का है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरह ही यहाँ पर भी काफी सिंपल पेपर सेट होते होंगे। यहाँ के पेपर के पास होना बड़ा मुश्किल होता है और स्पेशली तुम तो आज ही ज्वाइन हुई हो। पता नहीं तुम इस एग्जाम में कैसे पास हो पाओगे, मगर तुम फिक्र मत करना, मैं अभी तुम्हें लाइब्रेरी ले चलती हूँ। वहाँ पर तुम्हें कुछ बेसिक चीजें सिखा देती हूँ ताकि तुम्हें पास होने में कोई मुश्किल ही ना हो। मगर इस बार बड़े ध्यान से पढ़ना, अगर अब तुम सो गई तो कल तुम्हारी खैर नहीं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जेनिफर अनिका की मदद करना चाहती थी, मगर अनिका ये भी जानती थी कि जो पेपर कल एग्जाम में आने वाला था, इस तरह के कई क्वेश्चन पेपर अनिका खुद सेट किया करती थी। इसलिए अनिका कॉन्फिडेंस थी, मगर उन्हें एग्जाम में बैठना ही पड़ा तो फिर पास होने के लिए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। मगर इस वक्त के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि किसी भी तरह वो फाइल नंबर 004 तक पहुंचे। अनिका ने जेनिफर से कहा, वैसे मैं खुद ही मेहनत कर लूंगी, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं बिगड़नी चाहिए। जेनिफर ने कहा, देखो ये मिड टर्म एग्जाम है, मैं मैनेज कर लूंगी। फाइनल एग्जाम आते आते तो अभी काफी वक्त है, लेकिन जरा समझने की कोशिश करो। कल के एग्जाम में अगर तुम फेल हो गई तो फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का नाम भी दांव पर लग जाएगा। जरा सोचो, ना सिर्फ तुम अपनी यूनिवर्सिटी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हो, बल्कि अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर रही हो। तुम्हारे नाम के साथ कई लोगों का नाम जुड़ा है, समझने की कोशिश करो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जेनिफर जो कुछ भी कह रही थी वो अनिका की भलाई के लिए कह रही थी, मगर अनिका के पास इस वक्त यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा मिशन पूरा करना था। अनिका ने जेनिफर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, मगर वो क्या है ना कि इस वक्त मेरी एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है। मैं किसी भी हालत में उसे मिस नहीं कर सकती, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे कल मिलूंगी। जेनिफर को बाय कहने के बाद अनिका कुछ देर तक कॉलेज के कैंपस में यहाँ वहाँ घूमती रही। अनिका ने यह पता लगा लिया था कि जो स्पेशल फाइलें होती थीं, उन्हें कॉलेज के एक स्पेशल बिल्डिंग में एक लॉकर रूम में रखा जाता था। यूनिवर्सिटी के सिस्टम को देखकर अब तक अनिका समझ चुकी थी कि जरूर 004 नंबर की फाइल उसी लॉकर रूम में रखी होगी, मगर अनिका किसी न किसी तरह उस लॉकर रूम के अंदर पहुंचने का रास्ता निकालना चाहती थी। अनिका को अब तक यह पता चल चुका था कि उस लॉकर रूम का एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से वो स्पेशल आईडी मिलती थी, जिसके जरिए वो लोग उस लॉकर रूम का दरवाजा अनलॉक कर सकते थे। अनिका यूनिवर्सिटी में नई स्टूडेंट थी। अनिका जानती थी कि एग्जाम मिलने से पहले वो चाह कर भी गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर सकती थी और फाइनल एग्जामिनेशन को अभी काफी देर थी। इतनी जल्दी अनिका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनकर यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतरीन प्रोफेसर होने का दावा भी नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि इनमें से कोई चीज अनिका नहीं कर सकती थी, मगर टेक्निकली ये चीज करना पॉसिबल नहीं था। अनिका को किसी तरह उस लॉकर रूम के अंदर पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि ये हमारे देश की कोई आम बैंक नहीं थी जिसे आसानी से तोड़कर अंदर जा सके। अस्टम यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक थी और उसकी सिक्योरिटी सिस्टम भी दुनिया की बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम में से एक थी।
अनिका कैंपस में चक्कर लगाते हुए उस बिल्डिंग तक जा पहुंची जहां पर स्पेशल फाइलों को आर्काइव किया जाता था। अनिका ने देखा कि उस बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर सब कुछ ऑटोमेटिक ही होता था। हर दरवाजे पर एक्सेस, हर लॉक पर एक्सेस ऑटोमेटिकली हो जाता था। विदेश में आदमी कम और मशीनें ज्यादा होती थी, मगर अनिका ये भी जानती थी कि मशीनों को धोखा देना इंसानों को धोखा देने से कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। अनिका ये भी जानती थी कि हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, इसलिए अनिका हर वक्त काफी संभल कर चल रही थी। सीसीटीवी कैमरा देख रहे सिक्योरिटी वालों को यह एहसास नहीं होना चाहिए था कि अनिका यहाँ किसी गलत इरादे से पहुंची थी। अपनी वॉक में कॉन्फिडेंस रखते हुए अनिका अपने हाथों में किताब लेकर सीधे उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो बिल्डिंग एक 2 मंजिला इमारत थी। सिक्योरिटी के नाम पर वहाँ सीसीटीवी कैमरा मौजूद थे। आसपास के प्रेमिसेस में पिन ड्रॉप साइलेंस था। उस बिल्डिंग के ठीक पीछे यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा पार्क था। उस पार्क से उठ रही पंछियों और बतखों की आवाज अनिका के कानों पर पड़ रही थी। अनिका की नजर उस बिल्डिंग की लॉबी पर पड़ी जिसे चारों ओर से कांच से कवर किया गया था। बाहर से देखने वाले इंसान को ये पता नहीं चलता कि लॉबी के अंदर किस तरह जाया जा सकता था। अगर बिना सोचे समझे आगे कदम बढ़ाएं तो इंसान कांच से टकरा कर नीचे गिर सकता था। अनिका किसी तरह अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। हर जगह अनिका को मशीनों में ग्रीन और लाल लाइट फ्लैश होती हुई नजर आ रही थी। ग्रीन लाइटिंग का मतलब ये था कि वहाँ फ्री एक्सेस था अंदर आने जाने के लिए, और लाल का मतलब ये था कि अंदर जाने के लिए तुम्हें अपना आईडी कार्ड उस मशीन के सामने रखना होता था। ग्रीन लाइटों को फॉलो करती हुई अनिका लॉबी के अंदर तक पहुंची। लॉबी के अंदर पहुंचने के बाद उसकी नजर एक बड़ी सी मेटल डोर पर पड़ी जिसके ऊपर लिखा था आर्काइव फाइल। दरवाजे पर यह लिखा था कि अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसे मशीन के सामने लगाते ही एक्सेस ग्रांट या डिक्लाइन हो सकता था। अनिका जानती थी कि उसके गले में जो आईडी कार्ड था उससे उसे उस लॉकर रूम के अंदर जाने का एक्सेस नहीं मिल सकता था, और अनिका ये भी जानती थी अगर ये जानते हुए भी उसने अपना आईडी कार्ड उस मशीन के सामने लगाया तो हो सकता था कि उस मशीन के जरिए कोई अलार्म बजने लगे। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने अगर अनिका को पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी तो उसके लिए उसका जवाब देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जब अनिका ये सब कुछ सोच रही थी तब अचानक ही उस लॉकर रूम के अंदर से एक आदमी बाहर आया। बहुत तेजी से कमरे से बाहर आया और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। अनिका ने सोचा कि दरवाजा बंद होने से पहले ही वो दरवाजे के अंदर एंटर हो जाए तो बिना किसी परमिशन के उसे लॉकर रूम के अंदर एंट्री मिल जाएगी। जैसे ही अनिका तेजी से लॉकर रूम की ओर जाने लगी तब अचानक अनिका की टक्कर उस आदमी से हुई जो लॉकर रूम से बाहर आया था। अनिका के धक्के की वजह से वो आदमी सीधा जमीन पर जा गिरा। अनिका ने बिना देखे उस आदमी से माफी मांगी, मगर वो आदमी अपना कोट ठीक करता हुआ वहां से तेजी से निकल गया। अनिका ने देखा कि उस लॉकर रूम का दरवाजा बंद हो गया था। अनिका की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसे यूनिवर्सिटी में और कितना वक्त गुजारना होगा उस कमरे का एक्सेस पाने के लिए। जब अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी तब अचानक अनिका की नजरें जमीन पर गिरी हुई आईडी कार्ड पर पड़ी। जो आदमी अभी अभी अनिका से टकराया था वो अपना आईडी कार्ड वहीं गिरा बैठा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी उसे आईडी कार्ड के जरिए लॉकर रूम का एक्सेस आसानी से मिल सकता था। यहाँ वहाँ देखते हुए अनिका ने जमीन पर गिरा हुआ आईडी कार्ड एक झटके से उठा लिया और अपने जेब में डाल लिया। अनिका बड़ी ही कॉन्फिडेंटली फिर से लॉकर रूम के दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगी। लॉकर रूम के दरवाजे पर पहुंचने के बाद अनिका ने अपनी जेब से उस आदमी का आईडी कार्ड निकाला और मशीन के सामने रख दिया। मशीन के सामने उस आईडी कार्ड को रखते ही अनिका को मशीन के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। 3-4 बीप बजने के बाद अचानक उस मशीन की लाल लाइट हरी हो गई। अनिका जान चुकी थी कि लॉकर रूम के अंदर जाने का एक्सेस उसे मिल गया था। ये वही लॉकर रूम था जिसके अंदर फाइल नंबर 004 मौजूद थी। अनिका बड़ी ही सावधानी से यहाँ वहाँ देखकर लॉकर रूम के अंदर दाखिल हुई। लॉकर रूम के अंदर दाखिल होते ही अनिका ने लॉकर रूम का दरवाजा बंद कर लिया।